पादपों में पोषण, ध्यान दो। देखो हमारे वातावरण में दो प्रकार के जीव रहते हैं, सजीव और निर्जीव। निर्जीव सजीव जीवों में अंतर क्या होता है? सजीव वो होते हैं जो चारों तरफ गति कर सकते हैं, और निर्जीव जीव वो होते हैं जो गति नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि पेड़ पौधे हैं वो गति नहीं करते, तो क्या वो निर्जीव है? नहीं। सजीव और निर्जीव के लिए 4-5 परिभाषाएं हैं, उनमें से अगर एक भी गुण मिल जाए तो वो सजीव माना जाता है। सजीव वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, और निर्जीव है वो भोजन बनाते ही नहीं है। तो सजीव और निर्जीव के हिसाब से ही हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पादपों में पोषण। पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हम भी सजीव हैं, लेकिन हम अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। हम किसके ऊपर निर्भर होते हैं? पादपों के ऊपर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर हमें पेड़ पौधों से फल फ्रूट अनाज ये सब प्राप्त नहीं होंगे तो हम अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। लेकिन पादप ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस किस के उपयोग से बनाते हैं? पादप अपना भोजन बनाने के लिए जमीन से पानी लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और मिनरल्स किसे कहते हैं? जैसे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब जो तत्व होते हैं इन सबको कंबाइंड सामूहिक रूप से मिनरल्स कहते हैं। सामूहिक रूप से मिनरल्स कहते हैं। तो पादप अपना भोजन किससे बनाते हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इनकी प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, मिनरल्स का दूसरा नाम होता है पोषक तत्व, ये क्या होते हैं? पोषक तत्व जीवों को उनका शरीर, अपना स्पीकर ऑन मत करो भाई, जब जरूरत हो तभी ऑन करो। पोषक तत्व क्या होते हैं? तो सजीवों की बॉडी को बनाने के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं, जो उनकी ग्रोथ मतलब वृद्धि, रिपेयरिंग, डैमेज ऑफ रिपेयरिंग का मतलब शरीर में कोई कट सट जाए, लग जाए, तो हम देखते हैं हमारी चोट लग जाती है तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है, तो उसके लिए, और बॉडी के पार्ट्स जैसे हाथ नाक कान मुंह, ये सब बनाने के लिए हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये पोषक तत्व किससे मिलते हैं? हमें भोजन से मिलते हैं, और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। आप देखते हो किसी दिन आप पूरे दिन भोजन नहीं करते तो आपकी हालत क्या होती है? बड़ी दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हमें जिंदा रहने के लिए पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन वो बनाते कैसे हैं? वो जमीन से पानी अवशोषित करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और जमीन के पानी से ही मिनरल्स पोषक तत्वों को लेते हैं। इन सभी को प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में हरित लवक क्या होता है? आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियों में हरे हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिससे वो अपना भोजन बना सकते हैं। जिन पेड़ों में हरित लवक नहीं होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो अगर हम पादपों में पोषण बनाने की बात करें तो इसकी एक पर्टिकुलर परिभाषा क्या होगी? सुनना ध्यान से, फिर इसको लिखना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अभी नहीं लिखना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पोषक तत्व व हरित लवक द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये किसकी परिभाषा है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है। अगर हमें पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पोषक तत्व वह हरित लवक की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, उसे हम
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये भोजन क्या काम आते हैं? तो देखो, भोजन हम भी करते तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी भोजन बनता है तो उनकी ग्रोथ होती है, उनको ऊर्जा मिलती है। उनकी जो डैमेज पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कहीं पे कोई कट गया, वैसे जो भी डैमेज पार्ट होते हैं उनका कंप्लीटली मतलब वो सही होते हैं, और फ्रूट्स व अनाज बनाने के लिए इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जिस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पादपों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो, भोजन के आधार पर पादप दो प्रकार की होते हैं, स्वपोषी पादप और परपोषी पादप। तो देखो, एक प्रश्न बनता है, भोजन के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं? तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? भोजन के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पादप और दूसरा परपोषी पादप। अब स्वपोषी पादप कौन होते हैं? ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी पादप, और ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं हमारी तरह, उन्हें बोलते हैं परपोषी पादप। तो क्या लिखेंगे? पहले हेडिंग डालेंगे स्वपोषी पादप, इसमें आएगा वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पादप कहते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे परपोषी पादप। ऐसे पादप जो भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी पादप कहते हैं। नोट करो यश, बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है उसको नोट करो बेटा आप। यश, मेरी आवाज आ रही है आपको? यश, यश मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? yeah. तो बोर्ड पे जो लिखा है उसको नोट करो आप।
बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको नोट कीजिए। दीपिका, आपको भी आवाज आ रही है बेटा मेरी? दीपिका, सर आ रही है आवाज? बोर्ड पे जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसको नोट कीजिए। सर आपने क्या समझाया वो वापस से समझा दो। समझा दूंगा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। नोट कर लिया भाई दोनों ने? यश, आपने नोट कर लिया बेटा? दीपिका, आपने कर लिया? नो सर। कर लिया सर। ओके, तो देखिए हमने आज सेशन स्टार्ट किया था पादपों में पोषण। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पादपों में पोषण, मैंने आज का जो टॉपिक किया था पादपों में पोषण। पादपों में पोषण क्या होता है? देखिए सबसे पहले हमने बात की थी सजीव और निर्जीव की। तो सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं? सजीव वे होते हैं जो गति करते हैं, निर्जीव भी होते हैं जो गति नहीं कर सकते। अगर इस परिभाषा को ध्यान में रखें तो पेड़ पौधे भी गति नहीं करते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, इसका मतलब वो निर्जीव हुए नहीं। लेकिन दूसरी परिभाषा में क्या बोलता हूं मैं, सजीव वे होते हैं जो अपना भोजन या तो स्वयं बनाते हैं या दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं। अब जो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो तो हो गए पादप, और जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं वो हो गए हम लोग मनुष्य, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। सोचो अगर पेड़ पौधों ने फल फ्रूट अनाज बनाना बंद कर दिया तो हम भोजन कहां से करेंगे? लेकिन पेड़ पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। तो पादपों में पोषण में हमने बात की थी, पादपों में पेड़ पौधों में पोषण। अब पेड़ पौधों में पोषण होता कैसे है तो सुनिएगा ध्यान से। पेड़ पौधों में पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं हरित लवक। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे हरित लवक की सहायता से भोजन बनाते हैं। अब इसको अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व व हरित लवक द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और ये विधि किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर यहाँ पे एक भी चीज कम हो गई, मान लो हरित लवक नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो भी भोजन नहीं बनेगा, जल नहीं है तो भी नहीं बनेगा पादपों के लिए भोजन, और अगर पोषक तत्व नहीं है तो भी नहीं बनेगा। यानी ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पोषक तत्व और हरित लवक, अगर ये पांचों चीज पेड़ों को मिलेगी तो ही वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अन्यथा वो भोजन नहीं बना पाएंगे और अन्य में अंत में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अब पादपों में भोजन बनाने के आधार पर भी पादप दो प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी पादप और परपोषी पादप। तो भोजन के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं?
भोजन के आधार पर पादप दो प्रकार की होती है, एक तो होते हैं स्वपोषी पादप और एक होते हैं परपोषी पादप। अब स्वपोषी पादप किसे कहते हैं? ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी पादप। और ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर आश्रित होते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी पादप। तो जिन पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी पादप। और ऐसे पादप जिन जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी पादप। अब स्वपोषी पादपों के उदाहरण क्या हो गए? जैसे हमारे आसपास के पादप है, जैसे नीम है, खेजड़ी है, या जो भी फ्रूट देने वाले पादप है, वो सारे के सारे स्वपोषी पादप है। अब परपोषी पादप कौन से हो गए? तो देखिए, आपने देखा होगा कई बार पेड़ों के सारे एक बेल उसके चारों तरफ घूमती है, तो ये जो बेल वगैरह होती है वो परपोषी पादप होती है, वो अपने भोजन के लिए उन्हीं पादपों पे आश्रित होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता कैसे है, ये हम समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जो आवश्यक तत्व होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जड़ें है वो पानी सोखती है, पोषक तत्वों को भी जड़ें लेती है। सूर्य का प्रकाश हरित लवक पे गिरता है। हरित लवक कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। यानी पादप अपना भोजन कहाँ पे बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। और पत्तियों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो फ्लोएम उत्तक क्या करता है? बने हुए भोजन को पादप के पूरे भाग में पहुंचा देता है। और जाइलम उत्तक का क्या काम होता है? जमीन से पानी को अवशोषित करना, ठीक है। यानी कि जमीन से जल, वातावरण से CO2 और जमीन से पोषक तत्व हरित लवक के पास आते हैं। हरित लवक पर सूर्य का प्रकाश गिरता है और फिर उसके बाद में एक प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन है वो पत्तियों में बनता है, ठीक है। अब CO2 पौधों में कैसे आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में कैसे प्रवेश करती है? ये रंध्र के माध्यम से होता है। अब ये रंध्र क्या होते हैं? आपने देखा होगा बारिश के मौसम में या जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो सुबह सुबह पत्तियों के किनारों पर हल्की हल्की बूंदे सी दिखाई देती है चारों तरफ। अब ये बूंदे पत्तियों पे कहां से आई? तो जरूरत से ज्यादा पानी अगर पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो वो पत्तियों द्वारा वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अब ये वातावरण में छोड़ते कैसे हैं? इनके पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। इन रंध्रों से शरीर में जो चीजें इनको, पत्तियों में जो चीजें इनको चाहिए होती है वो तो ये अंदर ले लेते हैं, और जो चीजें इन्हें पत्तियों से बाहर निकालनी होती है उसको ये पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 अंदर ले लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होने के बाद ऑक्सीजन गैस बनती है, तो उस गैस को रंध्र के माध्यम से ये बाहर निकाल देते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे पहले बात करते हैं जल, पत्तियों तक जल कैसे पहुंचता है। तो पेड़ों में जड़ें पाई जाती है। आपने देखा होगा कि पेड़ों की जड़ें जमीन में काफी नीचे तक धसी होती है। क्यों धसी होती है? क्योंकि जड़ों को जिधर जल दिखाई देता है वो उधर पहुंच जाती है। तो पेड़ों में जड़ों का काम क्या होता है? पोषक तत्व और जल का अवशोषण करना। ये पोषक तत्व और जल उन्हें कहां से मिलते हैं? जमीन से मिलते हैं। जमीन से उन्हें जल मिलता है और वहीं से उन्हें पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। तो अब जड़ों द्वारा अवशोषित किया हुआ पानी पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तो जैसे एक पाइप सिस्टम ही होता है, आपने देखा होगा हमारे घरों की नल नीचे होती है और ऊपर एक बाथरूम के ऊपर टंकी होती है, तो पानी वहां तक पहुंच जाता है। किसके द्वारा? पाइप सिस्टम द्वारा। वैसा ही एक पाइप सिस्टम पौधों के अंदर पाया जाता है, यानी एक लंबा सा पाइप सिस्टम बना होता है उनकी पत्तियों तक, यानी पूरे पेड़ में चारों तरफ एकदम जाल के रूप में पाइप सिस्टम फैला होता है। तो अब ये जैसे ही जड़ें पानी अवशोषित करती है, ध्यान दीजिएगा, मैं तुम लोगों को चित्र बना के बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है बड़ा सारा, ये जमीन है। अब जमीन के नीचे जड़ें फैली होती है, इसकी चारों तरफ जड़ें फैली होती है इसकी, जहां जहां पानी दिखाई देगा वहां वहां जड़ें फैली होती है। अब पेड़ के अंदर डालियां होती है,
जैसे मान लीजिए, तो ये जड़ें क्या करती है, एक पाइप सिस्टम हर जगह तक लेके जाती है, एकदम हर जगह तक पाइप सिस्टम को लेके जाती है। ठीक है, इस तरीके से पाइप सिस्टम पूरे पेड़ में सेट होता है। इस पाइप सिस्टम को ये पाइप सिस्टम होता है किसके माध्यम से, एक उत्तक के माध्यम से होता है, और उस उत्तक को क्या बोलते हैं, जाइलम उत्तक। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए जड़ों को पानी और पोषक तत्व दिखाई दी, तो जड़ों के यहाँ पे पाइप छिद्र से वो पानी और पोषक तत्व इसके अंदर जाने लग जाता है। अंदर पहुंचते 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 एक प्रेशर के साथ पाइप सिस्टम में चला जाता है। अब पाइप के ऊपर प्रेशर गिरेगा तो वो पानी को ऊपर लेके जाएगा, तो वैसे ही ये पोषक तत्व और पानी को पेड़ की हर जगह, हर पत्ती, हर टहनी तक पहुंचा देगा। तो इस तरीके के पाइप सिस्टम से पोषक तत्व और पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है। यानी कि पेड़ों में एक तंत्र विकसित होता है, नलिका तंत्र विकसित होता है, जिसको हम बोलते हैं जाइलम उत्तक तंत्र। और इस जाइलम उत्तक तंत्र से पूरे पेड़ में पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि जमीन से पानी लेके पेड़ की पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है। तो वही चीज है, हमारे घर की छत के ऊपर टंकी होती है और नीचे नल होता है, उस नल से टंकी तक पानी कैसे पहुंचता है, तो उसके लिए एक सिस्टम बनता है, पाइप सिस्टम। वैसे ही पेड़ों में भी एक पाइप सिस्टम होता है, और उस पाइप सिस्टम से पानी है वो पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ों की पत्तियों को पानी और पोषक तत्व की जरूरत होती है, और इसकी पूर्ति कौन करती है, जड़ें करती है। जड़ें यहाँ से पानी अवशोषित करती है और फिर जाइलम द्वारा पूरे पेड़ को पानी पहुंचा देती है, और पानी के साथ साथ उसमें घुले हुए पोषक तत्व भी वहां तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं कि CO2 कैसे आती है। तो देखो, उसके लिए भी मैं एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं, बाद में अपन इसको लिखेंगे, बाद में पहले हम समझेंगे, उसके बाद इनको नोट करेंगे। मान लीजिए एक पत्ती है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक पत्ती है, आपने सूखी पत्ती देखी होगी कभी, पीपल की पत्ती बहुत ज्यादा सूख जाती है तो उसमें एकदम जालियों का नेट सा दिखाई देता है, हमें छोटे छोटे जालियों सा, इस तरीके से जालियों का नेट बना होता है उसके अंदर। तो अब इनके किनारे होते हैं ना कटे फटे, यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं, इन किनारों पे छेद होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। अब ये जो भाग होता है इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। तो पेड़ों की पत्तियों तक जैसे ही जाइलम द्वारा पानी और पोषक तत्व यहाँ पे पहुंचते हैं, तो रंध्र क्या करती है, बाहर से CO2 गैस को अंदर ले लेते हैं। वातावरण में बहुत सारी गैस होती है, उनमें से वो CO2 को अंदर आने देते हैं। भाई कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके बहुत सारे गैस से बहुत सारे जानकार होते हैं, आपके घर पे कौन घुस सकता है, जो आपके बहुत आप जिनको जानते हो। अगर अनजान व्यक्ति आपके घर के पास आ जाएगा तो आप उसको घुसने भी नहीं दोगे। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, बीच में फोन आ गया था, सॉरी। तो एक तंत्र, भाई वातावरण में से CO2 की बात कर रहे थे अपन। आप बोलोगे वातावरण में तो बहुत सारी गैस होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, और भी बहुत सारी गैसें होती है, तो खाली CO2 के अंदर क्यों जाती है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि आपके घर में वही व्यक्ति आपके घर आ सकते हैं जो जिसको आप जानते हो, अनजान व्यक्ति को तो आप घर में नहीं घुसने दोगे। वैसे ही ये रंध्र है वो वातावरण की CO2 को ही अंदर आने देते हैं, बाकी कोई गैस अंदर आने की कोशिश करती है तो ये रंध्र बंद रहते हैं, तो इन रंध्रों के माध्यम से CO2 अंदर आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे हरित लवक भी है, ध्यान देना, हरित लवक भी है, क्योंकि पत्तियों में हरे रंग का हरित लवक पाया जाता है। साथ में जल आ ही गया नीचे से, पोषक तत्व भी आ गए, और वातावरण से CO2 भी आ गया। अब एक चीज की कमी है, किसकी, सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य का प्रकाश तो ये तो है नहीं कि वो किसी के घर पे ज्यादा प्रकाश देता है और किसी के घर पे कम प्रकाश देता है, सूर्य तो एक समान प्रकाश देता है हर जगह। तो ये जो सूर्य है इसका प्रकाश तो लगातार पत्तियों पे आता रहेगा, तो सूर्य का प्रकाश भी मिल गया।
सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश जैसे इस हरित लवक पे गिरेगा, हरित लवक गर्म होगा। अब हरित लवक गर्म होगा तो इसके साथ में इसमें क्या क्या गर्म होंगे? जल भी गर्म होगा, पोषक तत्व भी गर्म होंगे, CO2 भी गर्म होगा। धूप इतनी तेज होती है कि धूप है वो गर्म कर देती है। अगर अपन भी 10-15-20 मिनट धूप में खड़े रहेंगे तो हमारा सिर गर्म होने लग जाता है। तो वैसे ही हरित लवक के ऊपर वो गिरेगा तो हरित लवक गर्म होगा, और गर्म होगा तो ये इनके अंदर ऊपर से सारे पदार्थ भी गर्म होंगे, और ये गर्म होकर आपस में अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करके क्या बना देंगे? भोजन प्लस ऑक्सीजन गैस। यानी कि वातावरण से CO2 लेता है और हरित लवक के अंदर ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब जिस माध्यम से CO2 अंदर ली थी, ऑक्सीजन तो उसी माध्यम से बाहर चली जाएगी, O2 गैस। और जो भोजन बनेगा अपना, जो भोजन बनेगा उसके लिए एक दूसरा तंत्र तैयार होता है। बोलोगे पेड़ की पत्तियों से भोजन पूरे जड़ों तक भोजन पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि जड़ें बिना भोजन के भी, आपका शरीर है, आप खाना खाओगे तो शरीर के हर भाग में खाना जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे ही पेड़ों की पत्तियों से बना हुआ भोजन पेड़ों की जड़ों तक पहुंचता है। तो देखिए जैसे अभी हमने चित्र बनाया था एक पेड़ का, वैसे ही एक तंत्र पत्तियों से भी निकलता है। जैसे एक तंत्र जड़ों से निकलता था, वैसा ही एक तंत्र पत्तियों से भी निकलता है, और वो तंत्र पत्तियों हरित लवक अपना भोजन उस नली में डाल देता है, जिससे वो हर जगह अपने आप पहुंच जाता है। तो इस तंत्र को क्या कहते हैं? फ्लोएम तंत्र। यानी कि पेड़ों में दो उत्तक होते हैं, एक तो जाइलम उत्तक होता है, एक फ्लोएम उत्तक होता है। जाइलम उत्तक का काम क्या होता है? जड़ों से पानी का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना। जड़ों से पानी का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम तंत्र का कार्य, फ्लोएम का क्या कार्य होते हैं? पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पेड़ के पादप के हर भाग तक पहुंचाना। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और पादपों में भोजन बनता है, वो भोजन पूरे पेड़ में पहुंच जाता है, और इसी भोजन के माध्यम से पेड़ की ग्रोथ होती है। आप देखते हो जब आप नया पेड़ लगाते हो वो छोटा सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। तो वो क्या है? उसकी वृद्धि तो है, उसकी ग्रोथ ही तो है। अब जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा तो वो फ्रूट भी बनाएगा, उसके अनाज भी लगेंगे। मान लो खेतों में अगर पेड़ है तो उनकी बात करें तो वहाँ पे अनाज रखते हैं। घरों में कोई फ्रूट के पेड़ लगे, जैसे सेब, आम, केला, XYZ फ्रूट के पेड़ लगे तो उनमें फ्रूट लगेंगे। तो इस तरीके से पेड़ है वो ग्रोथ करेगा, ठीक है, और उसका भोजन बनता रहेगा। ये प्रोसेस हर दिन वैसे ही चलता रहता है, हर दिन चलता रहता है। तो पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पेड़ों द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ी जाती है, और पेड़ हमें भोजन देते हैं। वो फ्रूट के माध्यम से दो, चाहे अनाज के माध्यम से दो, पेड़ हमें भोजन देते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने करवाया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? दीपिका, आज का टॉपिक समझ में आया आपको अभी तक का? हाँ दीपिका, आज का टॉपिक क्लियर है बेटा आपका? सर। अदनान, अदनान, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। आज का टॉपिक क्लियर? आज आप क्लास में थोड़ा सा लेट आए थे बेटा ना? सॉरी सर उसके लिए। ओके। यश, आपको कोई कंफ्यूजन बेटा टॉपिक में? यश, यश, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यश, यश, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखो, मैं चलो आज अदनान लेट आए थे, मैं इस टॉपिक को दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने आज टॉपिक पढ़ा था पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण क्यों होता है? तो सबसे पहले हम पादप से स्टार्ट नहीं करके सजीव और निर्जीव से स्टार्ट करते हैं। सजीव भी होते हैं जो गतिमान होते हैं, निर्जीव भी होते हैं जो गतिमान नहीं होते हैं। अगर गति के आधार पर बात करें तो पेड़ पौधे गतिमान नहीं होते, जो जिस जगह पे उगते हैं वहीं रहते हैं पूरी टाइम तक, तो वो तो निर्जीव हुए। तो इसके लिए दूसरी परिभाषा ये बनती है कि सजीव वे होते हैं जो अपने भोजन या तो स्वयं बनाते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब पेड़ भी किस में आ गए? सजीव में। अब हम बात कर रहे थे पादपों में पोषण। तो देखो, पादपों में पोषण कैसे होता है? जिस प्रकार जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए हम
हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। और इस आवश्यकता की पूर्ति वो कैसे करते हैं? तो देखो, पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए 5 चीजें होनी आवश्यक है। पहली, सूर्य का प्रकाश, दूसरी हरित लवक, तीसरा पोषक तत्व, चौथा जल, और पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। अब ये पेड़ के पास आती कहां से है? तो देखो, पोषक तत्व और जल, इन दोनों को वो जड़ों के माध्यम से जाइलम तंत्र के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। अब पत्तियों तक ही क्यों पहुंचाना होता है? क्योंकि हरित लवक पत्तियों में उपस्थित होता है, इसलिए भोजन पत्तियों में ही बनता है। भी अपने घर में है जैसे, तो बेडरूम में किसी के खाना नहीं बनता है, उसके लिए एक परमानेंट स्थान, प्लेस फिक्स होता है कि भाई खाना घर के किचन में बनेगा तो किचन में ही बनेगा। वैसे ही पेड़ों की पत्तियों में भोजन बनता है। तो जड़ें क्या करती हैं? जमीन से पोषक तत्व और जल को अवशोषित करके जाइलम तंत्र द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देती है। ठीक है। अब CO2 कहां से आएगी? तो पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्र के माध्यम से वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं और हरित लवक को दे देते हैं। अब देखो, हमारे पास 4 चीजें हो गई, CO2 भी आ गई, जल भी आ गया, पोषक तत्व भी आ गया और हरित लवक भी हो गया। अब सूर्य का प्रकाश, तो आप देखते हो आसमान में सूरज उगता है, तो ये तो नहीं है ना कि किसी के घर पे तो ज्यादा धूप देता है और किसी के घर पे कम धूप देता है। सूर्य है तो इक्वल मात्रा में सबको धूप मिलेगी। वैसे ही हरित लवक पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो हरित लवक क्या होगा? हीट होगा, गर्म होगा। और जैसे ही हरित लवक गर्म होगा तो उसके अंदर उपस्थित जल, पोषक तत्व और CO2 भी गर्म होंगे। ये गर्म होकर आपस में अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके भोजन और ऑक्सीजन बना देंगे। अब इस ऑक्सीजन में से हम भी जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम भी मर सकते हैं। वैसे ही ये जो बनने वाली ऑक्सीजन है, इसमें से जितनी ऑक्सीजन पौधों को आवश्यक होती है उतनी तो वो अपने पास रख लेते हैं और बाकी ऑक्सीजन वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रकार आपका भोजन बनता है। अब जैसे जड़ों से पानी पत्तियों तक आता था, वैसे ही पत्तियों से भोजन पहुंचाने के लिए भी एक तंत्र विकसित होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम तंत्र। वो पेड़ों की पत्तियों से पेड़ के हर भाग तक भोजन पहुंचा देती है। जैसे हमारे शरीर में खाया हुआ भोजन हमारे हर पार्ट तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है, वैसे ये बनने वाला भोजन पेड़ के हर भाग तक पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे पेड़ों में वृद्धि होती है, वो ग्रोथ करते हैं और समय आने पर उन पर फ्रूट या अनाज भी लगता है। ठीक है। अब भोजन के आधार पर पेड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो भोजन के आधार पर पेड़ 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी पादप कौन से होते हैं? ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे या दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी पादप। परपोषी पादप किसे कहते हैं? ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी पादप। तो आज का टॉपिक हमने इतना ही किया। इस टॉपिक में किसी को अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, आज के टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। ओके, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी क्लास कल स्टार्ट करेंगे सेम टाइम। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके।